नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश नल्ली। मेरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आप किसी भी न्यूज़पेपर को ले लीजिए, किसी भी न्यूज़ चैनल को ले लीजिए, एक ही हेडलाइन रूल कर रही है। ये है इंडिया और यूएस के बीच में बिगड़ते हुए रिलेशंस। अब दोस्तों, ये रिलेशन बिगड़ने का रीज़न क्या हो सकता है और डे बाय डे ये क्यों उलझता जा रहा है? दोस्तों, हालाँकि अगर आप यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो यूएस के साथ जिस भी लीडर की आइडियोलॉजी सेट नहीं होती है, उस लीडर को और उस कंट्री को काफ़ी गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा है आज तक। पास में देख लीजिए सद्दाम हुसैन, गद्दाफ़ी। अब यहाँ पे सिचुएशन इतनी गंभीर हो सकती है या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे भी सिचुएशन थम जाती है, उस तो भी बिज़नेस रिलेशन यूएस जैसी इकोनॉमी के साथ बिगड़ने के बाद इंडियन इकोनॉमी में बहुत गहरी असर पड़ सकती है। अब दोस्तों यहाँ की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा। और दोस्तों सभी को पता है यूएस ने टैरिफ लागू किए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे इसका काफ़ी बुरा असर हुआ। अब ये टैरिफ की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमी में भी गहरा असर पड़ सकता है। मीनवाइल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम वाला हादसा हो जाता है। 4 या 5 दिन की बहुत ही गर्म सिचुएशन के बाद ये सिचुएशन धीरे-धीरे ठंडी हो जाती है और सेट होने लगती है। अब यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशन थी, ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकती थी और इनके बीच में हमने सुलह करवाई है। तो हमें नोबेल पुरस्कार फॉर पीस मिलना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, लेकिन इंडिया ने ये स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये हमारे इंटरनल मैटर की वजह से और दूसरे किसी रीज़न की वजह से धीरे-धीरे ये मैटर ठंडी हो गई है। अब ये जो बात है, ये यूएस को पसंद नहीं आती। मीनवाइल रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन अभी चल रही है और सभी को पता है कि इंडिया का सपोर्ट रशिया को है। ऑन द कॉन्ट्रेरी टैरिफ इम्प्लाई होने की वजह से इंडिया ने रशिया के पास से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। ये बात यूएस को पसंद नहीं है। यूएस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवेरो, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि रशिया और यूक्रेन वॉर है, ये एक्चुअली मोदी की वॉर है। मोदी रशिया के पास से अ, ऑयल खरीद के और ये जो पैसा रशिया को दे रहे हैं, वो एक्चुअल में इनडायरेक्टली वॉर को फंड कर रहे हैं। और तीसरी बात, इन्होंने यूएस की बात कर रहा हूँ, यूएस ने H-1B वीज़ा के ऊपर भी सोचने का प्लान कर दिया है। जिन लोगों को H-1B वीज़ा नहीं पता, उनको बताना चाहता हूँ। जनरली ये क्या होता है कि आप इंडिया के अंदर है, यूएस में आप नौकरी करना चाहते हैं, तो यूएस का कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है और आपको हायर करता है, तो उन्हें H-1B वीज़ा मिलते हैं। अब बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो इस H-1B वीज़ा के ऊपर जॉब कर रहे हैं। अगर गलती से इसके ऊपर कोई इम्प्लीकेशंस आते हैं, तो बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना इंडियन इकोनॉमी को करना पड़ सकता है। और हालाँकि आईटी प्रोफेशनल जो यूएस में जॉब कर रहा है, उन्हें यूएस डॉलर कमाने की आदत पड़ चुकी है। वो इंडिया के अंदर आके रुपीज़ के अंदर सेट होना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस है, जो इंडिया की आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं हो रही है और इंडिया को ये कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि मोदी जी है, वो अभी भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते टैरिफ से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने यूएस ने पहले 25% टैरिफ लागू कर दिया था इंडिया के ऊपर। प्लस हालाँकि इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से इन्होंने और 25% टैरिफ लागू कर दिया है, तो टोटल 50% के आसपास का टैरिफ लागू हो चुका है। अब इतना टैरिफ नया इम्प्लाई होने के बावजूद पीटर नवेरो का ये स्टेटमेंट है कि इंडिया है ये टैरिफ किंग है। Problem with India. It's a two-pronged problem. There's 50% tariffs on India. 25% of them is the reciprocal tariff because of unfair trade. 25% is the fact that India is buying oil from Russia. So start with the reciprocal trade tariffs. The problem
is that India literally is the Maharaja of tariffs. हालांकि एक तरीके से देखें तो इसका रीजन ये लोग बताते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल ब्रांड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा इम्प्लाई करती है। हार्ली डेविडसन को दे लीजिए, इस पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी चलती है। एप्पल पे 20% इंपोर्ट ड्यूटी चलती है। अब दोस्तों इंडियन इकोनॉमी का ये टैक्स ड्यूटी इम्प्लाई करने का मेन रीज़न ये है कि अगर बाहर के लोग सस्ते दाम में इंटरनेशनल ब्रांड खरीदने लगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़ा फटका पड़ सकता है। और जनरली किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन यही होती है कि उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इम्पोर्ट कम होना चाहिए। श्रीलंका के अंदर यही सिचुएशन थी कि उनका इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा था। मतलब लोग है ये बाहर की ब्रांड के ऊपर, बाहर की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। इस वजह से बाद में उनको बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करने के लिए इन्होंने ये टैक्स ड्यूटी अप्लाई की थी। तो यूएस का कहना है कि आपने भी तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर इतनी सारी टैक्स ड्यूटी अप्लाई की है, तो अगर अभी हमने किया है तो हमारे ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। एक्चुअल में टैरिफ के किंग तो आप ही है। अब दोस्तों ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके अंदर से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं और धीरे-धीरे क्या ये सिचुएशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे गहरा असर पड़ सकता है? तो दोस्तों इसका कुछ सॉल्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों इसका सबसे पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए चाइना है, ये अपने डिसीजन पे अगर फॉर्मली खड़ा है, उसका ये रीज़न है कि चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वो एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा करता है। आप अगर आपने कहीं पे सुना होगा कि जो ये टैक्स ड्यूटी इम्प्लाई हुई है, उसकी वजह से चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स है, उन्होंने बीच में से डीलर को कर करके डायरेक्ट वेबसाइट से आपको सेलिंग करके और माल पहुँचा रहे हैं। तो उन्होंने एक अलग से एक्शन उठा लिया है। इंडिया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आमने-सामने आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप यूएस के साथ एक्सपोर्ट देखें, तो 40 टू 50 बिलियन के आसपास इसका एक्सपोर्ट होता है। और सामने अगर रशिया के साथ आप अभी ऑयल कंजम्पशन देखें, तो 6 बिलियन के आसपास, 6 या 7 बिलियन के आसपास अभी ऑयल परचेज़ हम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नए रिलेशन बनाने के चक्कर में हम जो एस्टेब्लिश रिलेशन है, उसकी भारी कीमत चुका सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से चल रहा है उसमें ऑटोमेटिक ही धीरे-धीरे सिचुएशन सेट हो सकती है, अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से ना दें तो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जिसके साथ हम एक्सपोर्ट बढ़ाकर, डाइवर्सिफ़ाई करके, जो हमें 40 टू 50 बिलियन का एक्सपोर्ट अभी सिर्फ़ यूएस के साथ हो रहा है, उसको डाइवर्सिफ़ाई करके हम हमारा दूसरा एक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे कि रशिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है। ये सबको हम अपना एक्सपोर्ट डाइवर्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो डेफ़िसिट हो सकती है, उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो ब्रिक्स है वो प्रोएक्टिवली अपने कुछ नए रूल अप्लाई करके इस जो डैमेजिंग सिचुएशन है उसमें से कोई नया सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम दोस्तों लास्ट है सेकंड जनरेशनल रिसोर्सेज क्रिएट करके। दोस्तों अगर ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है इसका आप सही से डिसीजन ले और मौके का फ़ायदा उठाए तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल इसका रिजल्ट और आउटकम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1991 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। तभी इसी तरह से सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ही प्रोत्साहन देते थे। बाद में जब इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अंदर इंडिया के अंदर आने लगी, तब पता चला उसकी इंडिया की जीडीपी 3 टू 4% से बढ़कर 6 टू 7% तक पहुंच गई और बहुत सारा फायदा हुआ। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे सेकंड जनरेशनल आप रिसोर्सेज को अप्लाई करके, रिफॉर्म्स को अप्लाई करके ये मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। मौके का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो टैरिफ कम करके, दूसरा ट्रेड ईज़ी बना के और तीसरा दुनिया के साथ कनेक्टेड रह के। तो अगर आज आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी 4.19 ट्रिलियन के आसपास है, ऑलमोस्ट 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन अगर इसका ग्लोबल ट्रेड देखें, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 या 3% के आसपास है। इसके कंपेयर में अगर आप चाइना को देखें तो 13 टू 14% के आसपास इनका कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ट्रेड के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर। तो अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित करते हो, इंडिया के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाते हो और उन्हें एक्सपोर्ट करते हो,
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। या फिर अगर इंडिया टैरिफ भी कम करता है तो सारी आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत ही फ़र्क पड़ सकता है। जैसे ईवी की बैटरीज़ है, ये सस्ती हो सकती है, सेमीकंडक्टर सस्ते हो सकते हैं, एआई का हार्डवेयर है, ये सस्ता हो सकता है। तो इसकी वजह से दोस्तों इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है वो ही काफ़ी सस्ती चीज़ें बना पाते हैं। अब दोस्तों इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या हो सकता है? एक तो इंडिया का बिज़नेस, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है ये फास्ट ग्रो कर सकते हैं, नई जॉब की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। और तीसरा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। दोस्तों अगर हम ये रूल में बदलाव नहीं लाएँगे, अगर अपने डिसीजन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे या फर्म रहेंगे, तो दोस्तों इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? एप्पल है वियतनाम में चला गया है, टेस्ला है मेक्सिको में प्लांट बना रहा है और एक बार जॉब्स और इन्वेस्टमेंट बाहर चला जाता है तो उन्हें वापस लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है पूरी कंट्री के लिए। दोस्तों टैरिफ किंग बनना या नए रिलेशन बनाने के लिए जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उनको दांव पे रखना ये काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। दोस्तों अगर हम ग्लोबल चैंपियन बनना चाहते हैं तो हमें बोल्ड रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे और सिर्फ तभी इंडिया एक बाजार का नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इंजन बन सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? रशिया के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिलेशन है, लेकिन यूएस के साथ हमारा पूरा आईटी रिलेटेड बिजनेस एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है वो। तो दोस्तों आप इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कमेंट में दोस्तों अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।